हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा कोलरास लॉ। तो आइए कोलरास लॉ को हम समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं हमारे वो क्लियर हो सके। तो कोलरास लॉ क्या है? 1876 में कोलरास नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड ये लॉ है और इसे 1876 में कोलरास नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है इन्फिनिट डाइल्यूशन के ऊपर, वो इक्वल होती है सम के, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इक्वल होगी जो उसमें कंडक्टेंस जो आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस, इनके सम के बराबर होती है। मान ले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिंपल टर्म में बोले तो किसी सॉल्यूशन की, तो ये इक्वल्स टू होगी इसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायन के सम के। तो सिंपल सा लॉ है जिसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इक्वल होती है सम के उसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायन के। अभी हम इसको डायग्राम के हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। आगे यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो IUPAC ने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए इसके प्लेस पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कही थी। लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? लॉ के अकॉर्डिंग बात की गई थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, लेकिन IUPAC ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और वहाँ पर जो बात आई वो आई मोलर कंडक्टिविटी की। तो आप एग्ज़ाम में जिस भी टाइप से आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। कोलरास लॉ ने स्पेशल जो काम किया था वो किया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। आगे इसको IUPAC ने मॉडिफाई करके बनाया मोलर कंडक्टिविटी। तो आप एग्ज़ाम में दोनों लिखे, दोनों में से जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसा समझ लें कि आपने किसी एक वाटर में सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में कि इफ़ वी डिज़ोल्व NaCl इन वाटर। हमने वाटर में क्या किया, NaCl को डिज़ोल्व किया है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी? तो जो सम है Na+ और Cl-, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट जो कैटायन और एनायन का जो सम है उनके जो कंडक्टेंस आ रहे हैं उसके इक्वल्स टू होगा हमारा जो टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो। आगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर से हम देखें तो ये होता है λ0m इज इक्वल्स टू x λ0a प्लस y λ0b। कई बुक्स में ये लैम्डा की प्लेस पे आपको इन्फिनिट भी देखने को मिलेगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे होता है। तो कई बुक्स में आपको यहाँ पर इन्फिनिट भी देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए घबराए ना। जो भी है इन्फिनिट भी लिखेंगे आप सही है और ज़ीरो भी लिखेंगे तो आप सही है। तो मैं अभी यहाँ ज़ीरो लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बोलता है। तो यहाँ पर हमारा था कि λ0m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है। λ0a हमारा है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, उसे कैटायन की आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, और λ0b है हमारा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। उसके बाद x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कितने वहाँ पे टोटल कैटायन है, और y रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वहाँ पर टोटल कितने एनायन। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसा होगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा कि ये किस टाइप से होगा, तो आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ। मैंने क्या किया, एक बीकर है हमारा, इसमें मैंने वाटर भरा और सॉल्ट ऐड किया। क्लियर है? जब वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा तो यहाँ पर इनका डिसोसिएशन होगा सॉल्ट का हमारे, और ये अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे Na+ और Cl- में।
अब ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में हमारा जो है जो टोटल कैटायन के नंबर है, मतलब x जो है हमारा टोटल कैटायन के नंबर है वो 1 है। अभी फ़िलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे टोटल कैटायन कितने हैं, 1 है। और टोटल यहाँ पे एनायन भी हम मान के चल ले रहे हैं कि ये कितने हैं, ये भी 1 है। क्लियर है। अभी हमने क्या किया, एक वाटर सॉल्यूशन में हमारे सॉल्ट को ऐड कर दिया। सॉल्ट को जैसे ही आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होने के बाद Na+ और Cl- में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वहाँ पर टोटल एक कैटायन है और एक एनायन है, और हम ये मान लें, ये मान रहे हैं सिर्फ हम, ये इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, आयनिक कंडक्टिविटी, इसको हम मान ले रहे हैं कि 2 होती है, मान ली हमने। और इसकी हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या आयनिक कंडक्टिविटी को मान लिया कि ये होती है हमारी 4 होती है, मान के चल रहे हैं। क्लियर है। मतलब हमारा जो लैम्डा नॉट A इक्वल्स टू हमने मान लिया 2 है, और लैम्डा नॉट B हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है हमारा ये 4 है। यहाँ तक ये क्लियर है, ये सिर्फ हम मान के चल रहे हैं अभी। ठीक, तो आगे हमें निकालने को बोला जाएगा कि इस सॉल्यूशन की, इस पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूले हम पुटअप कर देंगे। 1 की जगह 1 रखेंगे, रखे चाहे ना रखे बराबर है। तो x की जगह हमने रखा 1, हमारा फार्मूला होता है x लैम्डा नॉट A प्लस y लैम्डा नॉट B। ये फार्मूले में अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू हमारा 1 है, और Na की मोलर कंडक्टिविटी हमें मालूम है कितनी है, 2, प्लस y की वैल्यू भी हमने क्या कर ले लिया अभी, 1 है, और लैम्डा नॉट B की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। तो जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगी यहाँ पर सॉल्यूशन की, वो आ जाएगी 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो कितनी थी, 6 थी। ये कैसे हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, सेम इसी टाइप से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये फिर से मैंने वाटर लिया यहाँ पर। अब इसमें मैंने ऐड किया एक और दूसरा सॉल्ट KCl। क्लियर है। जैसे ही हमने वाटर में इसको डिसोसिएट किया, वाटर में ऐड किया KCl को, ये डिसोसिएट होगा प्लस और माइनस में, K+ और Cl- में। अब हम यहाँ पे मान के चल ले रहे हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ K है वो है 2, मतलब यहाँ पे टोटल प्लस चार्ज कितने हो गए, 2। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2। क्लियर। सेकेंड हम मान के चल ले रहे हैं कि जो हमारा y का वैल्यू है, इसमें क्लोराइड जो है वो 1 ही है, हम ये मान के चल ले रहे हैं। यहाँ पे क्लोराइड कितने थे, 1 थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले माना था कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी थी, 4 थी। मतलब लैम्डा नॉट B जो था हमारा वो था कितना, 4। और हम इसको मान लें कि लैम्डा नॉट A जो है, या हमारे कैटायन की जो कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी है, उसको हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि इसको हम मान लेते हैं 3। क्लियर। ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसकी जो है सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, तो क्या हो जाएगा। हम सीधे फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, 2 × 3 प्लस 1 × 4, तो हो जाएगा 6 + 4 = 10। मतलब ये क्या आ गया हमारा, सॉल्यूशन की जो हमारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी हमारी 10। तो यही था हमारा कोलरास लॉ, जिसमें हमने क्या देखा कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी है किसी सॉल्यूशन की, वो उसमें प्रेजेंट आयंस की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। इस टाइप से था ये कोलरास लॉ। इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहेगी। कई बार होगा ही कि मोलर कंडक्टिविटी दी जाए और आपसे लैम्डा नॉट A पूछ ले, लैम्डा नॉट B पूछ ले, इस टाइप से ये दिया जाता है। ठीक है। हाँ, कंडक्टिविटी की मैं अगर से यूनिट की बात करूँ, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, तो ये हमको मालूम है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल होता है।
रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम्स, तो इसकी होती है मू, MHO बोलते हैं हम इसको। और इसकी SI यूनिट की मैं बात करूँ तो ये होती है सीमेन। तो ये है कंडक्टेंस की यूनिट्स। ये था हमारा कोलरास लॉ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए अब हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस को, समझते हैं हमारे कोलरास लॉ के कि कहाँ कहाँ कोलरास लॉ का यूज़ हमें पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि हमें मोलर कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की, कोई अननोन सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, वहाँ पर सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हमने अभी जैसे जस्ट देखा कि क्या करते हैं, हमें नंबर ऑफ कैटायन पता होना चाहिए, उनका हमें कंडक्टिविटी पता होना चाहिए, एनायन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, तो हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। सेकंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस रेट से वहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है किसी सॉल्यूशन में, उसको भी हम कोलरास लॉ की हेल्प से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेकंड, जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सॉल्युबल सॉल्ट है कोई, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि NaCl जो वाटर में सॉल्युबल है, तो वो उसकी जो रेट है, उसकी सॉल्युबिलिटी का रेट है, इसको भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कोलरास लॉ की हेल्प से। आगे हम बात करें तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए, उनकी मोलर कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलरास लॉ का हेल्प ले सकते हैं। आगे जो आयनाइजेशन की रेट है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि किस रेट से वो आयनाइज हो रहे हैं, इसको भी हम कोलरास लॉ की हेल्प से वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर जो कि बेस्ड था कोलरास लॉ के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और काफ़ी अच्छे से हमने इसको समझा है। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।